हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एसएचएम को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। एसएचएम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फार्मूले हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो जाकर वो लेक्चर देख लो। और आज के इस लेक्चर में हम वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। ये वेव्स का पार्ट 1 लेक्चर है, ठीक है। नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप जेडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम वेव्स के सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे, ठीक है। और फार्मूला शीट कह लो या फिर माइंड मैप्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम वेव्स पढ़ने जा रहे हैं और वेव्स को हम एक या फिर 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे फार्मूले इसमें है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में या फिर 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को, दैट इज वेव्स। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स है। सबसे पहली टाइप जो है उसमें 2 तरह की आती हैं वेव्स। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमने वो यहाँ पे नहीं समझना है। हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक पॉइंट्स समझने हैं, क्योंकि आगे ये बहुत सारी जगहों पे ये पॉइंट्स जो है ये काम आने हैं, इसलिए ये बेसिक पॉइंट्स में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव जो होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो होती है वो भी मैकेनिकल वेव होती है। और ईयर कॉलम के अंदर जो वेव होती है वो भी हमारे पास मैकेनिकल वेव होती है। और अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट वेव जिसको हम कहते हैं, लाइट वेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो लाइट वेव हमारी नॉन मैकेनिकल वेव होती है। और जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव होती है उसमें 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स की वेव की अगर हम बात करें, देखो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये भी एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग की बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव की अगर बात की जाए तो ये भी एक तरह की ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं तो जो वेव होती है, साउंड वेव होती है ईयर के अंदर, या फिर वेव्स इन ईयर कॉलम जो होता है ये एक तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। साउंड वेव इन ईयर और वेव्स इन ईयर कॉलम जो होती है ये एक टाइप की क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले आपने समझना है कि वेव मोशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। वेव मोशन के लिए जो बेसिक कंडीशन है, 3 बेसिक कंडीशंस है वेव मोशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन जो है, देखो हमारे पास y जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ at प्लस माइनस bx, y ऑफ at प्लस माइनस bx। ये एक जनरल इक्वेशन होती है किसी भी वेव की, ठीक है। अब हम जब आगे अब वेव पढ़ेंगे, ठीक है, वेव की इक्वेशन से डिफरेंट टाइप की इक्वेशन से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वेव की इक्वेशन किस टाइप की होती है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें पॉइंट 1 की, तो ये तो एक यानी जनरल इक्वेशन है। ये पहली कंडीशन है कि वेव जो है वो वो एक तो टाइम का फंक्शन होना चाहिए और एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ at प्लस माइनस bx, ठीक है। ये इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव की यानी कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। देखो दूसरी कंडीशन हमारे पास जो है वो है कि d2y अपॉन dt स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए v स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये dt स्क्वायर है और यहाँ पे ये dx स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ख्याल रखना। तो हमारी सेकंड कंडीशन है d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम v की बात करते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। और याद रखना यहाँ पे जो v स्क्वायर है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर v स्क्वायर 0 के बराबर हुआ तो हमारे पास d2y अपॉन dt स्क्वायर 0 के बराबर होगा और वो हमारे पास कंडीशन नहीं है किसी भी वेव मोशन की, ठीक है। तो कंडीशन फॉर वेव मोशन जो है उसमें ये सेकंड कंडीशन में आपने ख्याल रखना है कि v स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि y जो है, जो हमारे पास y है यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये डिफाइंड होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड t, ठीक है। हमारे पास x होता है, t होता है, ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड t के लिए आपका जो y है वो डिफाइंड होता है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ वेव को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव को यहाँ पे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ at प्लस माइनस bx, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है
किसी भी वेव की, तो वेलोसिटी जो होगी, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी वो बराबर होगी कोफिशिएंट ऑफ टाइम t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे ये फार्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास t का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है और x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास b है। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी v का फार्मूला a अपॉन b होता है। वैसे तो वेलोसिटी का फार्मूला a अपॉन b नहीं होता है, बट अगर हम जनरल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला a अपॉन b ही होता है। ठीक है, वैसे अगर हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे हमें पता चल जाएगा कि a क्या है और b क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। देखो ये इक्वेशन मैंने आपको शायद एसएचएम में भी बताई थी। ठीक है, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, एसएचएम पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको ये इक्वेशन बताई होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये एक जनरल इक्वेशन है हार्मोनिक वेव की। ठीक है, यहाँ पे y की बात करें, y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अगर यहाँ पे हम a की बात करें, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, a यहाँ पे क्या है, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। अगर यहाँ पे ओमेगा की बात करते हैं, देखो ओमेगा जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और कभी कभी इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के या फिर 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन टी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, इसलिए हम 2 पाई अपॉन टी को 2 पाई एफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक्स की बात, टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक्स की बात करते हैं, सॉरी के की बात करते हैं, तो के को हम यहाँ पे वेव नंबर कहते हैं। देखो बहुत सारी बुक्स में वेव नंबर होता है और बहुत सारी बुक्स में के को जो है वो एंगुलर वेव नंबर कहा जाता है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चाहे एंगुलर वेव नंबर हो चाहे वेव नंबर हो, एक ही बात है। ठीक है, तो के का जो फार्मूला है वो है 2 पाई अपॉन लेमडा। के का फार्मूला है 2 पाई अपॉन लेमडा। यहाँ पे अगर हमारे पास x है, के साथ अगर हमारे पास x होगा तो समझ लेना कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जनरल इक्वेशन जो होती है हमारे पास किसी भी हार्मोनिक वेव की, वो क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे के वेव नंबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, लेमडा की अगर बात करें तो लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, वैसे ये बेसिक टर्म्स मैंने पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझाई थी। ठीक है, जितनी भी ये बेसिक टर्म्स है, चाहे एंगुलर वेव नंबर है, ओमेगा है, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर में बिल्कुल विस्तार से समझाई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके पहले देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो बराबर है कोफिशिएंट ऑफ टाइम t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ t की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास यहाँ पे k है, तो अपान के लिख लिया, तो ओमेगा अपान के को ही हम वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपान के। ठीक है, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ेंगे हम, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच एफ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी की, यहाँ पे c की बात करें तो c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन जब स्पीड किसी और साउंड की, किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब स्पीड उसकी बात जब की जाती है तो वहां से हम वेलोसिटी का फार्मूला जो निकल के आता है वहां से, वो बराबर होता है f इंटू लेमडा के। ठीक है, तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है ओमेगा अपन के बराबर होता है, और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो f इंटू लेमडा के बराबर भी होता है। यहाँ पे f की बात करें तो यहाँ पे f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और अगर यहाँ पे अगर हम लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इस स्लाइड पे जितनी भी बातें लिखी हैं बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस लिख लो या फिर माइनस लिख लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, मैं प्लस माइनस लिख लेता हूँ इंटू के एक्स। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम है, आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे आपने ये याद रखना है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम है तो जो वेव है समझ लेना वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स है
ये जो हमारे पास यहाँ पे x है, तो इससे साफ जाहिर होता है वेव जो है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बस अब ये देखना है कि नेगेटिव x में ट्रेवल कर रही है या फिर पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रही है, तो वो हमें यहाँ से इन 4 पॉइंट से पता चल जाएगा। इनको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर ओमेगा टी की साइन और के एक्स का साइन जो है वो सेम होगा, दोनों का साइन हो सकता है नेगेटिव हो, दोनों का साइन हो सकता है पॉजिटिव हो। अगर सेम होगा तो वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट होगा, हो सकता है ऊपर पॉजिटिव हो नीचे नेगेटिव हो, या हो सकता है नीचे पॉजिटिव हो ऊपर नेगेटिव हो। जब भी ओमेगा टी और के एक्स का साइन जो है जब भी वो अपोजिट होगा, तो समझ लेना कि वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब देखो ये तो एक जनरल इक्वेशन है, ये क्या हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा है, अगर इसकी जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, यानी ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है, के एक्स का साइन नेगेटिव है, यानी इन दोनों का साइन अपोजिट है। मैंने कहा कि अगर साइन अपोजिट होगा तो वेव कहाँ ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम है, पॉजिटिव साइन है, तो जब भी सेम होगा तो वेव कहाँ ट्रेवल करेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अगर दोनों का साइन फिर से सेम हुआ, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, कहने का मतलब है कि ओमेगा टी के साथ नेगेटिव साइन है, के एक्स के साथ पॉजिटिव साइन है, तो जब भी अपोजिट साइन होती है तो वेव जो होती है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने एक जनरल इक्वेशन बताई थी। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया कि 2 पाई अपॉन टी होता है या फिर 2 पाई एफ के बराबर होता है। के की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर होता है। अगर वेलोसिटी v की वैल्यू निकालें, ये मैंने वैसे आपको बता दिया, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा अपॉन के बराबर होता है या फिर एफ इंटू लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालते हैं और के की वैल्यू डालते हैं, जब हम इस फार्मूले में ओमेगा की वैल्यू डालते हैं और के की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है। अगर मैं अगली स्लाइड पे समझाने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि जब इस फार्मूले में हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन लेमडा और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन टी और के की वैल्यू 2 पाई अपन लेमडा रखता हूं, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आती है a sin 2 पाई इंटू टी अपन कैपिटल टी माइनस एक्स अपन लेमडा। ठीक है, और इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम यहाँ पे हो सकता है लेमडा की वैल्यू डालें, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व लेमडा की वैल्यू नहीं बल्कि टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं, और जब हम टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आती है वो होती है y इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपन लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ठीक है, वी टी माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया था, लेकिन हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मैंने सपोज किया था यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने सिंपल सा ये तीनों फार्मूले याद रख लेने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं। 2-3 बार मैंने देखा है नीट में पूछा गया है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम फेज एंड फेज डिफरेंस की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो देखो जनरल इक्वेशन जो है वेव की वो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर हमारे पास के एक्स के साथ फाई दिया है, ये फाई जो है ये फेज, इसको हम वैसे इनिशियल फेज कहते हैं, लेकिन एक टाइप से ये जो होता है ये एक एंगल होता है। फॉर एग्जांपल ये पाई भी हो सकता है, ये 2 पाई भी हो सकता है, 90 डिग्री भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक एंगल है, फाई जो है ये एक एंगल है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, इस सारी टर्म को हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और खाली फाई की अगर बात करें तो फाई को हम इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी होंगी, ये बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछा गया है, अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, तो आपने पहले दोनों इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है साइन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए साइन ना होके ए कॉस होगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होगा। ठीक है, तो आपने पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे किया जाता है वो आपने बेसिक मैथ में बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो पहले आपने दोनों इक्वेशंस को साइन में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद फेज डिफरेंस फाई निकलता है। ठीक है, फाई
वाई को हम फेज डिफरेंस भी वैसे कहते हैं, लेकिन इन जनरल इसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेव वेलोसिटी की बात करते हैं और पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। शायद हमने वेव वेलोसिटी पीछे पढ़ लिया, ठीक है, और जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको पार्टिकल वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं बता दिया था, ठीक है। देखो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा अपन के इज इक्वल टू एफ लेमडा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो, एक ही बात है। के यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। देखो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फार्मूला जो वेलोसिटी का है ये वेव वेलोसिटी है। ये क्या है? ये वेव वेलोसिटी है। अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी को यहाँ पे मैं वीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कह रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे वाई की बात करें, वाई जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल के आता है, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वाई जो है वो बराबर है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है, दैट इज इक्वल टू vp इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। तो जब हम इस y को, इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल के आती है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है वो बराबर होती है ओमेगा इंटू ए के, ठीक है। ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बराबर होती है ओमेगा इंटू ए के। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और अगर हम इन जनरल बात करें, ये फार्मूला मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था, एसएचएम वाले लेक्चर में, कि वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन की पे जो y होता है, y की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो इस फार्मूले में जब हम y की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आती है ओमेगा इंटू ए के, ठीक है। और ये फार्मूला जो है ये और ये सेम है, ये दो फार्मूले सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर जो है वो उस साइड लेते हैं तो ये फार्मूला इस तरीके का हो जाता है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों फार्मूले सेम है, पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से दोनों फार्मूले समझाए थे, ठीक है। तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी के रिलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी टी। वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी टी। वीपी यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी है, वीपी क्या यहाँ पे है? पार्टिकल वेलोसिटी है, और ये वाला वी यहाँ पे जो है वो वेव वेलोसिटी है। क्या है? वेव वेलोसिटी है। और डी वाई अपॉन डी टी जो है ये स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाई की कुछ वैल्यू दी है, ठीक है, तो वाई को आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे डी एक्स है, ये डी टी नहीं है, यहाँ पे ये dx है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इतना सा याद रखना है कि vp इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे vp पार्टिकल वेलोसिटी है और v यहाँ पे वेव वेलोसिटी है। dy अपॉन dt स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। अपने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आपके पास dy अपॉन dx निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है डी वीपी अपॉन डी टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ए पी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और वी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। और अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में लिखना चाहो, ठीक है, y के टर्म में लिखना चाहो तो इसको हम y को हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आता है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का एक और फार्मूला निकल के आता है, दैट इज d2y अपॉन dt स्क्वायर। ये y की डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर भी होता है। किसके बराबर? माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर भी होता है। और
जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, ठीक है। और वो बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पे वाई की जगह हमने ए लिख लिया और यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है। और याद रखना कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है ये कहाँ की तरफ एक्ट होता है, मीन पोजिशन की तरफ एक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट ए डिफरेंट टाइम। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। देखो फेज डिफरेंस के हमारे पास दो फार्मूले हैं। फेज डिफरेंस जनरली डेल्टा फाई होता है। फाई की बात करें, मैंने आपको बताया था फाई जो होता है ये इनिशियल फेज होता है और डेल्टा फाई जो होता है ये फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस के दो फार्मूले बड़े मशहूर फार्मूले हैं, फेमस फार्मूले हैं। एक है हमारे पास ओमेगा डेल्टा टी, ठीक है, और एक है के डेल्टा एक्स। ये फार्मूला जो है ये हमारे पास टाइम डिफरेंस के टर्म में है और ये फार्मूला हमारे पास पाथ डिफरेंस के टर्म में है। अब समझना है ये दोनों जो फार्मूलाज है ये अलग अलग कंसेप्ट के लिए यूज होते हैं। जैसे देखो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं सेम पॉइंट के लिए, सेम पार्टिकल कह लो सेम पॉइंट कह लो, एक ही बात है। फेज डिफरेंस फॉर सेम पॉइंट एट ए डिफरेंट टाइम। देखो अगर सेम पॉइंट की बात की जाएगी और कहा जाएगा कि सेम पॉइंट का डिफरेंट टाइम पे फेज डिफरेंस बताओ, तो ये वाले फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी वन, ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी वन। ओमेगा को यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो ओमेगा इंटू टी टू माइनस टी वन निकल के आता है। देखो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। टी टू माइनस टी वन को हम टाइम डिफरेंस कह सकते हैं, डेल्टा टी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डेल्टा फाई निकल के आता है ओमेगा डेल्टा टी। आपने ओवरऑल यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है ये बराबर होता है ओमेगा इंटू डेल्टा टी के। डेल्टा टी आपके पास यहाँ पे क्या है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो ओमेगा मैंने आपको बताया 2 पाई अपन टी के बराबर होता है, तो जब हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन टी रखते हैं तो डेल्टा फाई निकल के आता है 2 पाई अपन टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। और कैपिटल टी ये वाला जो है ये टाइम पीरियड है। अब अगर हम दो डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करें, ये तो हम कर रहे थे सेम पार्टिकल की बात और डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। अगर हम अब डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करें, किसी गिवन टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उस केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, तो उस केस में पाथ डिफरेंस वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट ए गिवन टाइम। अगर आपके पास कोई गिवन टाइम दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टाइम आपके पास दिया हुआ है, उस टाइम पे आपसे बता रहा है कि इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए ये वाले फार्मूले लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो डेल्टा फाई का फार्मूला है वो है के एक्स टू माइनस के एक्स वन, के इंटू एक्स टू माइनस के एक्स वन, ठीक है। के जब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये निकल के आता है के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। हम जानते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन को हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक यानी पाथ का डिफरेंस है, ठीक है। एक्स टू जो है ये भी एक पाथ है, कोई पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट होगा। एक्स वन ये भी पाथ है, तो पाथ माइनस पाथ एक पाथ डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास के डेल्टा एक्स यहाँ पे फार्मूला बन के आता है, ठीक है। तो डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। के एज इट इज लिख लिया और एक्स टू माइनस एक्स वन को हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पाई अपन लेमडा डालते हैं तो डेल्टा फाई का फार्मूला निकल के आता है 2 पाई अपन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। याद रखना डेल्टा एक्स जो होता है ये पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, देखो जब हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर नीचे की तरफ जब इसको हम खींचते हैं तो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसको वैसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद इसको हम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट जब भी हम स्ट्रिंग को ऊपर नीचे खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रिंग कह लो या फिर रोप कह, रस्सी कह लो, एक ही बात है। और ये जो है ये बम्प, इसको हम बम्प कहते हैं, क्या कहते हैं साइंस इस फिजिक्स की लैंग्वेज में बम्प कहते हैं। तो जब हम इसको स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ते हैं तो इसका यहाँ पे एक बम्प बनता है और वो बम्प आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ सीधा हो जाएगा, ये रस्सी मान लो ये रस्सी है, ये सीधी हो जाएगी पीछे से और आगे ये बम्प बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ये बम्प है इसकी वेलोसिटी आगे की ओर क्या होगी वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बम्प यहाँ पे बन रहा है ये भी एक टाइप की वेव है। अब स्ट्रिंग पे वेव बन रही है इसीलिए इसको हम वेव ऑन स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये इस पे एक बम्प है बन गया, ठीक है। जब हम इसको खींचते हैं ये इस पे एक बम्प बन गया, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का टेंशन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग के पास टेंशन होती है, ठीक है। टेंशन एक टाइप की फोर्स होती है, ठीक है। तो टी यहाँ पे अगर इस स्ट्रिंग की टेंशन है, इस स्ट्रिंग के अंदर मान लो टी टेंशन है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। वो बराबर होगा अंडर रूट टी
टी अपॉन म्यू, ठीक है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है, हमारे पास अगर स्ट्रिंग है उसमें जो वेव बनती है उस वेव की वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी यहाँ पे टेंशन है उस स्ट्रिंग की, और म्यू की अगर बात करें ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो म्यू यहाँ पे मैंने लिखा भी है m अपॉन n, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसी को हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे v2 अपॉन v1 लिखें, क्योंकि v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, तो हम लिख सकते हैं v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 अपॉन t1, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास म्यू जो है, जो मास लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है, वो सेम होगा। उस केस में v2 अपॉन v1 बराबर होगा अंडर रूट t2 अपॉन t1। अब हम इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं। जब हम इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं, मैंने आपको पीछे भी जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, पूरी फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि जब भी इंटेंसिटी आई की बात की जाए तो इंटेंसिटी आई बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो मैंने आपको शायद ये एसएचएम में भी बताया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी बताया था, शायद पीछे भी कहीं और भी बताया होगा, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शायद मॉडर्न फिजिक्स में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में भी ये देखने को, क्योंकि ये चैप्टर वेव है, और वेव ऑप्टिक्स और ये जो चैप्टर वेव्स है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला आप याद रख लेना। इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी आई जो होता है, ये बराबर होता है ई अपॉन ए टी। ई यहाँ पे एनर्जी है, टी यहाँ पे टाइम है, और ए यहाँ पे एरिया है, ठीक है। और अगर हम इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करें, वो बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर। ये वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट हमें जो एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी वो इस कॉन्सेप्ट की पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, लेकिन हो सकता है क्या पता एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। देखो इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। यहाँ पे एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, उस मीडियम की डेंसिटी है जिस मीडियम में इंटेंसिटी ऑफ वेव देखी जा रही है, ठीक है। और v की बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी आई जो है ये ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव की बात की जाएगी, ठीक है। अगर हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव की बात करें, देखो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, मैंने आपको बताया था कि y जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज डूइंग एसएचएम, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, मान लीजिए एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव है, जो पहली वेव का y है वो बराबर है a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो y1 बराबर है a1 sin kx माइनस ओमेगा टी। और हमारे पास जो पहली वेव है उसकी इंटेंसिटी a1 है, ठीक, सॉरी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, और उसकी इंटेंसिटी हमने I1 मान ली, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हमने I1 मान ली, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें y2 की, ये y2 किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है वेव नंबर सेकंड का, ठीक है। तो y2 बराबर होगा a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। y2 इज इक्वल टू a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें y2 जो है इसके केस में एम्पलीट्यूड a2 होगा, और इसके केस में जो इंटेंसिटी है उसको हम I2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। और जो इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है, वो 5 फेज डिफरेंस है, जो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 5 फेज डिफरेंस है। अब देखो अब एम्पलीट्यूड का अगर यहाँ पे फार्मूला देखें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है। हम रिजल्टेंट की यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a स्क्वायर बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। 5 यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। और इंटेंसिटी की बात करें तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 cos 5, ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos 5। 5 यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो अब हम कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, और सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस वहाँ ऑप्टिक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे साउंड की बात की जाएगी, यहाँ पे और टाइप की वेव्स की बात की जाएगी, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स की बात की जाएगी, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूले सारे के सारे सेम है, ठीक है। जब भी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो समझ जाना हम सेम फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो समझ लेना हम अपोजिट फेज की बात कर रहे हैं। सेम फेज अपोजिट फेज में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। देखो जब वेव जो होती है वो सेम फेज में होती है, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब वेव जो होती है वो अपोजिट फेज में होती है उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है उस केस में एम्पलीट्यूड ए जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी आई जो होती है ये भी मैक्सिमम होती है। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इसमें एम्पलीट्यूड ए जो होता है वो मिनिमम होता है, और इंटेंसिटी आई जो होती है वो भी मिनिमम होती है। अगर हम फेज डिफरेंस फाई की बात करते हैं तो फाई जो होता है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फार्मूले यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा
सा डिफरेंस इन फार्मूलों में, थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये फार्मूले बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, यहाँ पे फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, ठीक है, 2n पाई होगा। यहाँ पे ख्याल रखना n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाते हैं, जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे निकल के जो आएगी वो होगी 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो इस केस में जो हमारे पास फाई है, फेज डिफरेंस है, वो 2n+1 पाई होगा। बहुत सारी बुक्स में 2n+1 पाई ना देके 2n-1 इंटू पाई देता है, लेकिन याद रखना ये फार्मूला भी ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये फार्मूला समझा रहा हूँ, मत ऐसा ना हो कि आप कोई बुक से ये वाला फार्मूला देख लो और बोलोगे कि ये फार्मूला गलत है। दोनों फार्मूले सही हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि इस फार्मूले में हम जहाँ पे प्लस का साइन होगा वहाँ पे हम 0 से n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा वहाँ पे n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है, दोनों फार्मूले सेम है। मैं चाहता तो यहाँ पे दोनों फार्मूले लिख के लाता, लेकिन उससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही फार्मूला लिख के लाया हूँ, दैट इज फाई इज इक्वल टू 2n+y इंटू पाई, ठीक है, 2n+1 इंटू पाई। फाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं तो फाई की वैल्यू निकल के आती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है, और उसके बाद 9 पाई, ठीक है, 11 पाई, एंड सो ऑन। यहाँ पे ख्याल रखना कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस है वो 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, और यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इवन में है और यहाँ पे ऑड में है, ठीक है, ये ख्याल रखना है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो होता है, डेल्टा एक्स जो होता है, वो n लैम्डा के बराबर होता है, वो n लैम्डा के बराबर होता है। n की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। जब यहाँ पे हम n की वैल्यू डालते हैं तो डेल्टा एक्स यहाँ पे निकल के आता है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, एंड एटसेट्रा, ठीक है। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा एक्स बराबर होता है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। ये बात यहाँ पे याद रखना, ठीक है, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से वेरी करती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और n की वैल्यू जो ही यहाँ पे हमें रखते हैं तो डेल्टा एक्स यहाँ पे निकल के आता है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। उसके बाद 7 लैम्डा बाई 2 होगा, उसके बाद 9 लैम्डा बाई 2, एंड सो ऑन, ठीक है। देखो अब अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता कितना है, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये जो होती है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बराबर होता है A1 प्लस A2, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे इक्वेशन बताई थी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनमें जो ये एम्पलीट्यूड है A1 और A2, अगर हम यहाँ पे A1 और A2 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकल के आता है। और याद रखना ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम होती है, ठीक है। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होती है, ठीक है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 के बराबर होता है, ठीक है। मिनिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है? A1 माइनस A2 के बराबर होता है। और हमेशा याद रखना जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उसका मॉड लेना, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेना, क्योंकि अगर हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव में आए तो आप हमेशा मॉड लेना, ठीक है, मॉड लेना। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो A मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 माइनस A2। अब देखो यहाँ पे ये जो दो फार्मूले हैं इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, ये ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला है ना तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये रेशियो है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। और हम ये इन्हीं फार्मूलों से ये डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारे पास देखो ये बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने नीट एग्जामिनेशन के PYQs देखे हैं, बहुत बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार ये डेटा देके पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं ये लिख के लाया हूँ। वैसे अगर चाहता तो ये नहीं यहाँ पे लिख के नहीं लाता, क्योंकि ये फार्मूले जो है ये जो हमने ऊपर फार्मूले पढ़ लिए, इन्हीं
इन्हीं फार्मूले से ये वाले फार्मूले भी डिराइव होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए लिख के लाए हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना होता है। तो टाइम सेव करने के लिए जो है वो अगर आपको पहले ही से ये वाले फार्मूले याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी डेटा रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास पूछा है आई मैक्स अपन आई मीन, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन मिनिमम इंटेंसिटी बराबर होता है ए मैक्स का स्क्वायर अपन ए मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। ए मैक्सिमम का स्क्वायर अपन ए मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, ठीक है। आई मैक्स अपन आई मीन इज इक्वल टू ए मैक्स स्क्वायर अपन ए मीन स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, आई मैक्स अपन आई मीन बराबर होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू डाल दी, आई मिनिमम की वैल्यू डाल दी, वही इस तरीके से हमारे पास ये रेशियो निकल आया, ठीक है। तो आपने याद रखना है आई मैक्सिमम अपन आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लिखा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर जब आप उधर लेते हो तो अंडर रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। देखो अगर आपके पास पूछा है आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम को, तो ये निकल के आता है 2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। 2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। तो याद रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी बराबर होता है 2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो स्टैंडिंग वेव है, स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव होती है उसमें इसको समझने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे वो इस स्लाइड पे मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। स्टैंडिंग वेव के जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है जब हम फंडामेंटल टोन पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोनिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, तो वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में वो आता नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फार्मूलाज सारे के सारे पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपके साथ वादा है, ठीक है। देखो स्टैंडिंग वेव की अगर बात करें तो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग जो है, देखो इसमें दो टर्म्स आती है, एक होता है नोड और एक होता है एंटी नोड, ठीक है। अगर इस पे हम चर्चा यहाँ पे करें तो 2 से 3 घंटे सिर्फ स्टैंडिंग वेव पढ़ने में लगेगा, ठीक है, जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिससे हम हमारा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल बन पाए, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव में आपने समझना है एक नोड होता है, एक एंटी नोड होता है। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का फ्री एंड भी हो सकता है, फिक्स्ड एंड भी हो सकता है। अगर स्ट्रिंग के पास एक फिक्स्ड एंड है तो उस फिक्स्ड एंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, नोड। और नोड को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्ट्रिंग के पास फ्री एंड है तो उस फ्री एंड को हम एंटी नोड कहते हैं और ए एन से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है, इसको नोड कहेंगे, इसको भी नोड कहेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड एंड नोड है और यहाँ पे क्या है, ये फ्री एंड, यहाँ पे क्या है, ये फ्री एंड है, ठीक है। तो इसको हम एंटी नोड कहेंगे, ठीक है। इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड देन बोथ एंड्स बिकम नोड्स, ठीक है। अगर बोथ एंड यानी दोनों एंड्स पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि दोनों एंड्स जो है वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, फिक्स्ड हैं, तो दोनों एंड्स जो है वो नोड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नोड बन जाएंगे। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है फिक्स्ड एंड जो होता है वो नोड होता है और फ्री एंड जो होता है वो एंटी नोड होता है। क्या होता है, एंटी नोड होता है, ठीक है। देखो जब एसएचएम होता है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल करता है, उन पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। अगर इसको हमने समझना होगा ना एंटी नोड नोड को, तो इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उसके जरिए पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ आता है, ठीक है। वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के मैं नहीं लाया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट्स लिख के लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस पार्टिकल को हम वैसे एंटी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को या फिर उस पार्टिकल को हम एंटी नोड कहते हैं। जिस पार्टिकल के पास मिनिमम एम्पलीट्यूड है उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर हमारे पास मान लीजिए
ये एक नोड है, ठीक है, और इसके साथ में ही दूसरा नोड है। तो हमेशा याद रखना कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में या फिर कंसेक्यूटिव नोड्स होता है कि जो एक साथ होते हैं, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 होता है। मान लीजिए हमारे पास दो एंटी नोड्स हैं, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हैं, ठीक है। एंटी नोड्स वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फ्री एंड होता है, ठीक है। फ्री एंड वालों को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हैं, यानी एक साथ दोनों एंटी नोड्स हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस जो यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी लैम्डा बाई 2 होता है। वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में या फिर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड, देखो अगर हमारे जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है, मान लीजिए इनके बीच में कोई भी नोड एंटी नोड नहीं है, ये हमारे पास एक नोड है और यहाँ पे हमारे पास एक एंटी नोड है, तो ये एक साथ है, एक नोड और एक एंटी नोड क्या है, एक साथ है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड है, ठीक है। तो जहां भी कंसेक्यूटिव यानी एक साथ नोड और एंटी नोड आपको दिखेगा, समझ लेना उनके बीच में डिफरेंस जो है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 के बराबर है। किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो इस लेक्चर में हमने सारे के सारे कवर कर लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो लेक्चर को रिपीट करके देखना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इससे आगे जो है नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गन पाइप आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑर्गन पाइप आता है, सबसे पहले तो हमने साउंड वेव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन पाइप आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है इनके फार्मूलाज, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है ऑर्गन पाइप से ही आता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट में से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये सारे के सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने की, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, अगर आपको फार्मूला शीट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडलिनो यानी कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हम आपको माइंड मैप्स या फिर फार्मूला शीट्स या फिर शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।